अनुष्का अपने घर में 2 भाई-बहन थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी इस तरह थी। अनुष्का की शादी उसके माता-पिता ने की थी, लेकिन अनुष्का अपने पति की मोहब्बत के लिए रोज़ तड़पती थी। शादी को कई महीने बीत चुके थे, लेकिन अनुष्का की अभी तक सुहाग रात नहीं हो पाई थी। आज सोफे पर बैठे-बैठे औंधते हुए वे सो गई थी, क्योंकि अनुष्का उसका बहुत देर से इंतज़ार करते-करते थक गई थी। राहुल ने एक पल को रुक कर उसे देखा। नीले रंग की साड़ी में, हल्के से मेकअप में और सोने की छोटी-छोटी बालियाँ कान में डाले वह हमेशा सादगी में भी गजब ढाती थी। लेकिन राहुल ने कभी उसके पास जाने की कोशिश नहीं की थी। धीरे-धीरे चलता हुआ उसके पास आया। भारी जूतों के कदम वहाँ गूंजी थी, जबकि राहुल का चेहरा बिल्कुल सुन्न हुआ था। उसका फिगर देखता वह अपना होंठ का एक किनारा दांतों तले दबा गया था। वह गजब की खूबसूरती रखती थी। उनकी शादी को अभी सिर्फ 5 महीने हुए थे। उन 5 महीनों में उनके बीच में पति पत्नी वाला रिश्ता तो बहुत दूर की बात थी, दोस्ती का रिश्ता भी नहीं बन पाया था। और इस सब की वजह राहुल था। गंभीर व्यक्तित्व वाला, नैन नक्श, बहुत खूबसूरत और हैंडसम जवान आदमी था। अपने रूप में रहने वाला कोई भी आज तक उस आदमी को तोड़ नहीं पाया था, यहाँ तक कि उसकी पत्नी अनुष्का भी नहीं, जिसके उसकी अरेंज मैरिज शादी हुई थी। वह जरा सा कसमसाई तो उसकी आंखें खुल गई थी। एकदम सामने खड़े राहुल को देखते ही वह उठ बैठी थी। आप कब आए? वह उठकर बैठे अपने बिखरे बाल समेटती नज़र झुका गई। सामने खड़े आदमी की आंखों में देखना अनुष्का को सबसे मुश्किल काम लगता था। ऐसे क्यों सो रही हो? बिस्तर पर चली जाओ, वहाँ जाकर सो जाओ, नॉर्मल अंदाज में बोलता बिस्तर की तरफ बढ़ा था। अपनी 3 पीस सूट उतार रहा था। खाना लगाऊं आपके लिए? वह उसकी बात को नज़रअंदाज करती अपनी कहती उठ गई। खाकर आया हूँ। उस एक पल में अनुष्का की पलकें भीगी थी। वह जो आज उसका फेवरेट खाना तैयार करके भूखी बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी, उसके इस जवाब पर उसके गले में आंसुओं का गोला बना था। उसके तरफ देखा तो वह नहाने चला गया था, जबकि अनुष्का गालों पर आए आंसुओं को पोंछती किचन की तरफ बढ़ गई थी। सब कुछ समेट रही थी। उसकी फेवरेट सब्जी को ढककर फ्रीज में रखते उसके हाथ कांप रहे थे। हाथ क्या, पूरा जिस्म ही कांपने लगा। बड़ी मुश्किल से डाइनिंग टेबल पर सहारा लेती खड़ी हुई। दिल में दर्द की एक लहर उठ रही थी। हर वो मुमकिन कोशिश कर रही थी उस रिश्ते को वह किसी भी तरह निभाए, लेकिन दूसरी तरफ से कोशिश तो बिल्कुल नहीं थी। इस रिश्ते में शायद कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। जब उसका हौसला जवाब दे रही थी, ना चाहते हुए भी आंसू बार बार आंखों पर आकर जमा हो रहे थे। अनुष्का किचन के दरवाजे पर राहुल की मौजूदगी महसूस करती जल्दी अपने आंसू पोंछती बहुत ही नॉर्मल अंदाज में अपनी बाकी सामान समेटने लगी। आपने खाना खाया? आज न जाने किस एहसास की वजह से पूछ लिया। जी खा लिया था। बिना उसके तरफ देखे वह भी नॉर्मल अंदाज में ही जवाब दे रही थी। उसके इस अंदाज को देखते हुए कदम कमरे की तरफ वापस मोड़ गया। कुछ चाहिए आपको? अपनी नरम और सुशील स्वभाव की वजह से उसने ये पूछ लिया। सर दर्द है, 1 कप चाय, अगर बुरा ना लगे तो। वह उसे बहुत नॉर्मल अंदाज में बात कर रहा था, बल्कि वैसे ही बात किया करता था। मैं लेकर आती हूँ। अनुष्का उसी में खुश हो गई थी। चलो किसी बहाने कोई काम तो कह रहे हैं ना। रूम में चाय का कप लिए दाखिल हुई तो बेड से टेक लगाकर वह अपना सर धीरे धीरे दबा रहा था। क्या हुआ आपके सर में? दर्द है? वह कप को उसकी तरफ रखती परेशानी से उसे देखकर बोली। वो बेकाबू हुई उसके पास बैठी, उसके माथे को छूने लगी। आपको तो बहुत तेज बुखार है। उसके नरम हाथों का दबाव माथे पर महसूस करता वह झट से अपनी लाल आंखें खोल गया। उसके नरम हाथों का दबाव उसे अपने माथे पर नरम फुआरे की तरह महसूस हुआ था। ठीक हूँ, डोंट वेरी, बस चाय दे दो, वह ठंडे शब्दों में बोला। मैं चाय के साथ कुछ बनाकर लाती हूँ। नहीं, मूड नहीं। वह जल्दी डूब सी गई। अच्छा, आपका सर दबा दूँ? वह अपनी कहते रुकी नहीं थी। ठीक हो जाएगा खुद, बस मुझे सर की दर्द की गोली दे दो। वो चाय के छोटे छोटे घूंट भरकर बोला। मैं लाती हूँ। वह जल्दी उठी और उसे सर दर्द की गोली देते हुए उसके मुंदे हुए आंखों के पास बैठी उसका सर दबाने लगी। राहुल ने उसे अपना सर दबाने के लिए मना नहीं किया था। उसके छोटे छोटे नरम और नाजुक हाथों का दबाव उसके दिमाग को सुकून पहुंचा रही थी, जैसे ये लड़की उस वक्त राहुल के लिए मेडिसिन का काम कर रही थी। वरना आज वह जितने गुस्से में था उसे खुद से भी डर लगने लगा था, कहीं वह अनुष्का को कोई नुकसान या तकलीफ ना पहुंचा दे। पर वह उसके जख्मों को कम करने में उसकी मदद कर रही थी। उसके दिल के अंदर नरमी जगा रही थी, लेकिन साथ ही अपनी मोहब्बत की चिंगारी भी जगा गई थी। इधर दिव्या की 3 साल की बेटी उसे बहुत परेशान कर रही थी।
मम्मी आप बताओ ना पापा कब आएंगे? छोटी सी 3 साल की परी ने माँ की तरफ देखते पूछा। परी मम्मी की जान बस आने ही वाले होंगे। वह उसके माथे पर किस करते मोबाइल उठाती देखने लगी। आज वे 2 घंटे होने को आए थे। वह लेट हुआ था। आज रात वह पहली बार इतना लेट हुआ था। इसी वजह से दिव्या बहुत परेशान हुई थी। वह ऐसा कभी नहीं करता था। कोई भी बात हो दिव्या को बता दिया करता था। अभी वह उन्हीं सोचों में डूबी हुई थी कि मेन गेट पर गाड़ी आकर रुकी। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद किया कि वह घर पहुंच गए। दिव्या ने बेकाबू होकर भगवान का धन्यवाद करते परी को वापस बिस्तर पर लिटाया, जो पिता की गाड़ी की आवाज़ सुनते उछल कूद करने लगी थी। पिता की दीवानी थी, पिता उसका। वह गेट से अंदर दाखिल हो चुका था। वह सीधा बेटी के रूम में आया, जो उसके रूम के साथ अटैच था। पापा पापा सीधा जंप मारती अपने पिता के सीने से जा लगी थी। ईवान ने भी उसे अपने सीने से लगाते हल्की सी मुस्कान दी। आज उसकी मुस्कान में कुछ दर्द सा महसूस हुआ था। क्या हुआ ईवान, आप ठीक है ना? दिव्या को आज कुछ अलग सा लग रहा था। थोड़ा सा जवाब आया। जब भी वो बेटी के साथ होता तो वह कम ही किसी और की तरफ ध्यान देता था। मैं खाना नहीं खाऊंगा, रहने दो, भूख नहीं, वो बड़े प्यार से मना कर गया। दिव्या मुंह देखती रह गई। मेरी प्यारी बेटी आ जाओ, इधर सोने का वक्त हो गया है, पापा को भी रेस्ट करने दो। परी जो बराबर पिता की गोद में थी उसे दिव्या ने अपने पास बुलाया। मुझे पापा के साथ ही खेलना है। ईवान के गले के आसपास बाहें जमाए बड़ी प्यार से बोली। परी बिटिया पापा थके हुए हैं ना, सुबह खेलना। वह उसे बड़ी प्यार से पुचकार रही थी। वो बहुत मुश्किल से परी को समझा बुझाकर उसको साथ लिए उसके छोटे से बेड पर लिटाया और उसे सुलाने की कोशिश करने लगी। ईवान अपने कमरे में जाता बाथरूम में बंद हुआ और नहाने लगा। आज ज़रूरत से ज़्यादा चुप था। रात काफ़ी हो गई थी। वो परी को प्यार करती सुलाती बिस्तर पर आई तो ईवान भी अपनी नाइट ड्रेस में बाहर निकला। उस स्टाइल और गुस्से वाले अंदाज को देखती दिव्या के दिल की धड़कनें हमेशा की तरह उथल पुथल हो जाती थी। वे आज भी उसके 4 साल पहले की तरह दीवानी थी। तुम सोई नहीं? वो बिस्तर पर आता धीरे से पूछने लगा। पहले बताइए क्या बात है, इतना क्यों चुप चुप हो? वह उसका हाथ थाम गई तो वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला पापा अस्पताल में हैं। उसकी बात सुनते दिव्या बिल्कुल गुमसुम सी हो गई थी। कुछ बोल ही नहीं पाई। 4 साल पहले का मंजर उसकी आंखों में घूमा था, जब उन्होंने उसे घर से निकालकर उसे बाहर किया था। इन 4 सालों में ना उन्होंने कोई खबर दी, ना ही उन्होंने कोई बातचीत की। वह ठीक है ना चाहते हुए भी सर झुकाए पूछ लिया। नहीं मालूम मुझे, उन्होंने खबर देना भी ज़रूरी नहीं समझा। वो बहुत दुखी था। फिर आपको कैसे पता चला? उसके पूछने पर ईवान ने एक नज़र उसे देखा। मुझे सिमरन ने बताया। सिमरन? एकदम दिव्या का दिमाग सुन हुआ था। सिमरन वही थी, ईवान की बचपन की मंगेतर, जिसे ठुकराकर ईवान ने उसको चुना था। इसी कारण ईवान को उनके पिता ने घर से निकाल दिया था। उसने पिता को फ़ोन किया। दिव्या के शब्दों में गुस्सा दिखाई दे रहा था। बात ये नहीं किसने फ़ोन किया, बात ज़रूरी ये थी मेरे पिता हॉस्पिटल में हैं। पिछले 1 हफ्ते से उन्हें मेरी ज़रूरत है और मैं उनके पास नहीं हूँ। वह भी गंभीर शब्दों में प्यार से बोला। तो उसकी जिम्मेदारी भी तो वही है। दिव्या गुस्से से कहती उठी। लेकिन मेरा भी कुछ फ़र्ज बनता है। माता पिता तो नाराज़ होते ही रहते हैं, लेकिन औलाद का कर्तव्य है कि वो बुढ़ापे में उनका सहारा बने। मेरे अलावा उनका है ही कौन? वह चाह कर भी उस लड़की से गुस्सा ना हो सका। तो फिर ईवान को रोका किसने है? जाओ अपने पिता की सेवा करो। वह होंठ भींच कर बोली। जब जाना होगा तो तुमसे पूछ कर नहीं जाऊंगा। मेरे माँ बाप है, वह संबंध तोड़ भी दें तो मैं नहीं तोड़ूंगा। ईवान ने बड़ी गुस्से से अपना तकिया सीधा करते लेटते हुए कहा। उसे दिव्या से ये उम्मीद नहीं थी। उसे लगा दिव्या उसका दुख समझेगी, पर वे तो आज भी इतने गुस्से में थी जितनी 4 साल पहले थी। उसके चुप रहने और आंखें मूंद लेने पर वह उड़ती हुई गैलरी में चली आई। ठंडी हवाओं ने उसे छुआ तो आंखों के कोने गीले हुए। जाओ इसे यहाँ से ले जाओ। इस 2 टके की लड़की को इसकी शक्ल भी नहीं देखना। इसकी खुद की माँ ने इसे घर से निकाल दिया। परिवार तक का पता नहीं कौन सा है और तुम इससे शादी करके बैठ गए हो। हमारे परिवार की बहू बनने के लिए इतनी औकात है इसकी? पापा ये मेरी धर्मपत्नी है। अब आप बहुत फालतू बातें कर रहे हैं। ईवान की आवाज़ थोड़े गुस्से में हुआ। फालतूगिरी तो तुमने की है। कितनी अच्छी थी मेरी दोस्त की बेटी सिमरन, उसको ठुकरा कर तुमने बहुत गलत किया। आज नहीं तो कल तुम्हें ज़रूर इस बात का एहसास होगा। तुमने हीरा छोड़कर पत्थर चुना है। ये सब थे जिनकी बारिश आज भी दिव्या के कानों में महसूस होती थी। चाह कर भी वह इन सब बातों को न भूल पाई थी। इन 4 सालों में उन्होंने कैसे खुद को पल पल संभाला था।
दिव्या अच्छे से जानती थी कोई भी साथ खड़ा नहीं था, सबने मुंह फेर लिया था। ये दोनों ही एक दूसरे का सहारा बने थे और आज वे सहारा डगमगा गया था। सिमरन की आंखों में आंसू भरने लगे थे। उसे पता ही नहीं चला उसके पीछे कोई खड़ा है। अपने पीछे किसी के साये का एहसास जागा। वह जानती थी ये ईवान ही होगा। वह उसके पीछे खड़ा होता, उसे अपनी बाहों में ले गया। तुम रो क्यों रही हो? उसके कमर पर हाथ रखा। इससे दिव्या के तपते दिल और जिस्म को सुकून मिला था और वह सुकून से आंखें मूंद गई। तुम इतना गुस्सा ना हो, ईवान सिर्फ तुम्हारा है, विश्वास करो। वह उसके गर्दन पर अपने होंठ रखते उसे अपने सीने से लगाया था। वह जानता था उसकी पत्नी कितनी ज़्यादा गुस्से वाली और उसे चाहने वाली है। वह खुद भी तो उसे लेकर बहुत खुश रहता था। एकदम से उसे अपनी बाहों में उठाते हुए अंदर लेकर आया। दिव्या उसे एक टक देखती चली गई। उसे अपने पास बिस्तर पर लिटाते उसका सर सीने पर रख दिया। दिव्या ने अपनी आंखों को मूंद लिया। वह उसके बालों में धीरे धीरे उंगलियां चलाते वह उससे सुकून ले रहा था। यह खुद को समझ नहीं पाया था। आप कल चले जाना अपने पापा के पास, शायद ज़रूरत हो उन्हें आपकी। वह धीरे से बोलती उसके आसपास अपनी बाहों को घेरा बना लिया। उसका स्वर भी तो यही आदमी था। वह गहरी सोचों में पड़ा। साइड बल्ब को ऑफ करता उसके होंठों पर झुका था। उसके जिस्म का नशा उसके सर पर चढ़कर बोलता था, जिससे ईवान को बहुत सुकून मिलता था। इधर अनुष्का बहुत परेशान थी। माँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं राहुल से कहती। पागलपन मत करो अनुष्का, हम यहाँ बिहार में हैं और तुम इतनी दूर दिल्ली में हो। अब इतने भी बीमार नहीं तुम्हारे पापा कि तुम वहाँ से आओ और राहुल को तंग करो। माँ ने प्यार और गुस्से से डांटा। ऐसी बात नहीं, पापा के लिए मेरा दिल तड़प रहा है। जब वो जागे तो मेरी बात करवाना। अनुष्का अपने पिता के लिए बहुत परेशान थी और चिंतित थी। अनुष्का अपने पापा की बहुत ही लाडली थी। वो बीमार थे, हॉस्पिटल में थे। उनके पास कोई भी नहीं था, न उसका अपना कोई सगा बेटा। वह भी तो 4 साल से दूसरे शहर जाकर बस गया था। उसे भी पिता की बीमार तबीयत का पता था या नहीं, अनुष्का नहीं जानती थी। माँ, पापा के बीमार होने का भाई को पता है? नहीं, और तुम भी मत बताना, हमारा कोई संबंध नहीं उससे। उसे खुश रहने दो अपनी ज़िंदगी में, हम तो उसके लिए कुछ नहीं हैं। लाजवंती रोकर बोली। ईवान उनका पहला और इकलौता बेटा था, जो उनकी आंखों का तारा था। उसके बिना तो एक पल के लिए भी सांस नहीं लेती थी। लेकिन बेटा दगाबाज निकला था, किसी के जुल्फों में उलझकर रह गया था। माता पिता के प्यार को भूल बैठा था। उनकी मोहब्बतें, उनकी चाहतों, उनके बलिदानों को सब कुछ मिट्टी का ढेर कर दिया था, सिर्फ एक लड़की के लिए। अच्छा माँ, आप रोना नहीं, अपना ख्याल रखो। वह कॉल बंद करते पलटी थी कि उसी पल अपने पीछे उस आदमी को खून में लथपथ देखकर अनुष्का का दिल दहल उठा था। वह जो चुपके से वहां से अपने सीक्रेट रूम में जा रहा था। अनुष्का की कांपती आवाज़ सुनता चौंका और कदम खुद ब खुद थम गए। वे कांपती आवाज़ में उसके तरफ बढ़ी थी। उसके शरीर पर अच्छा खासा जख्म देखकर बहुत परेशान हुई थी। कई जगह पर उसे चोट लगी हुई थी। अनुष्का की आंखें तेज आंसू बहाने लगे थे। वह नहीं जानती थी उसका पति क्या काम करता था, लेकिन आज उसकी हालत देखते वह यही अंदाज़ा लगाई थी, शायद वह गुंडागर्दी करता है। आपको ये सब चोट कैसे आई? वह घबराते हुए पूछने लगी। अनुष्का, रूम में जाओ और ज़्यादा मत सोचो, मैं ठीक हूँ, वही गुस्से भरे अंदाज में बोला तो वह तड़प उठी थी। आपके लिए कहना आसान है राहुल जी, आपके बाजू से खून निकल रहा है, मैं ठीक कर लूँगा। अनुष्का, आपसे जो कहा है वही करो। गेट आउट, यू आर रूम। वह थोड़ा गुस्से से बोला तो अनुष्का डर गई थी, पर अगले ही पल निडर अंदाज में उसका बाजू थामे उसे रूम में खींचती ले गई। उसके सफ़ेद शर्ट के बटन को खोलती जा रही थी। राहुल बिना पलक झपकते उसका मनमोहना सा चेहरा बिना किसी रुकावट के आज इतने नज़दीक से देख रहा था। शर्ट को बटन से अलग कर दिया। उसके सीने पर एक तरफ कट लगा था। अनुष्का उसके मजबूत बॉडी से निगाहें चुराती जल्दी दवाइयों का बॉक्स निकालकर उस पर मरहम पट्टी करने लगी, जबकि आंसू बार बार उसके चेहरे पर बह रहे थे। आपको किसने इतनी बेदर्दी से मारा है राहुल? उसके जख्म पर मरहम लगाती अनुष्का के मुंह से ये शब्द फिसला था। रहने दो, मैं खुद कर लूँगा, वह गुस्से में बोला। मैं कर रही हूँ ना, करने दीजिए मुझे। वह पहली बार अधिकार जताने लगी तो राहुल उसे देखता ही चला गया था, जो उसके जख्म के आसपास अपने नन्हे और मुलायम हाथों से बैंडेज लगा रही थी। ये लड़की उसके दिल और जान पर हमला कर रही थी। ये बहुत जानलेवा थी। राहुल ने उसके चेहरे को देखते उसके इतने नज़दीक अपनी आंखों में उसकी खुशबू को अपने दिल में उतार लिया, जो उसे अजीब ठंड और प्यार का एहसास दिला रही थी। पर वह चाह कर भी उसके नज़दीक नहीं जाना चाहता था। वह खुद भी बहुत मुश्किल से अपने ऊपर कंट्रोल करता
सामने खड़ी लड़की किसी भी अड़ियल आदमी को अपना दीवाना बनाने पर मजबूर करती। वह अकेला राहुल ही था जिसने खुद पर काबू कर लिया था। आपको दर्द हो रहा होगा, मेडिसिन ले लीजिए, वह अपने आंसू पोंछती बच्चों की तरह बोल रही थी। राहुल ने हाँ हूँ में ही जवाब दिया और अपनी खून से भरी हुई शर्ट को उठाने लगा। रहने दीजिए, मैं कर लूँगी ये सब। वह उसे एक तरफ बिठाते अलमारी से उसका दूसरा शर्ट निकालकर उसे बहुत सावधानी से पहनाने लगी। उसे अपना एहसास दिला रही थी। जानती थी यह आदमी उसे प्यार नहीं करेगा, लेकिन उसके इतना करीब जाना और ज़्यादा खतरनाक था। आप आराम करो, मैं आपके लिए दूध गर्म करके लाती हूँ। वह थोड़ी सी उठती रूम की तरफ जाने लगी। किचन में बढ़ गई, दूध गर्म करके उसे दिया और अब उसके लिए दवाई निकाल रही थी। कुछ दिनों के लिए बिहार चली जाओ, अपने माता पिता के पास। अचानक से उसके शब्द सुनती अनुष्का चौंकी थी। उसने गर्दन घुमाकर अपने पति राहुल को देखा। दिल तो उसका भी था। 4 महीने से वह अपनों से दूर थी, एक बार भी मिलने नहीं गई थी। फिलहाल फ़ोन पर बात हो जाया करती थी। आपको इस हाल में छोड़कर चली जाऊं? उल्टा सवाल पूछने लगी। क्या हुआ? मेरी हालत को अच्छा भला तो हूँ, कोई बीमार तो नहीं? वह पहली बार तेज शब्दों में बोला तो अनुष्का उसे चुपचाप देखती चली गई। जब जाना होगा तो आपको बता दूंगी, उसने बात खत्म कर दी। लेकिन मैंने कल आपका टिकट बुक करवा दिया है, आप जाइए, अपने माँ बाप से मिल लो। वह भी जैसे सब कुछ सोचकर ही बैठा था। राहुल, मैंने कभी अकेले हवाई जहाज की यात्रा नहीं की है, आप क्यों मुझे मारना चाहते हैं? वह रोनी सी शक्ल बनाकर बोली। हाँ तो तुमको ट्रेन में धक्के खाने के लिए तो नहीं भेज सकता, मतलब आपने पक्का इरादा बना लिया है मुझे भेजने का? वह गुस्से में बोली। उसके छोटे से जवाब पर वह गुस्से से कमरे से निकल गई। वह उससे प्यार करने लगी थी। वह उसके दर्द में तड़प उठी थी। वह अपने मन से सोचने लगी, आखिर ये आदमी मुझे क्यों भेजना चाहता है? आखिर क्या राज है और कौन सा काम करता है? वह घुट घुट कर रो रही थी। फ़ोन पर राहुल ने उसके कल की टिकट बुक करवा दी। वह कुछ दिन उसे दूर रहना चाहता था। वह उसके दिल दिमाग पर बुरी तरह से हावी हो रही थी और यही वो नहीं चाहता था, जबकि नहीं जानता था उसे भेजकर वह खुद कितना दर्द सहने वाला है। उसकी जुदाई मौत से भी बुरी साबित होगी। इधर इवान अस्पताल पहुंचा तो रिसेप्शन पर अपने पापा को पूछते उनके वार्ड की तरफ बढ़ा, जहां उसके पापा को एडमिट रखा गया था और उसकी माँ वहीं एक तरफ मौजूद बैठी थी, भगवान का माला जाप कर रही थी। अचानक सामने राहुल को देखते उनके हिलते होंठ थम गए। दिल ने जैसे धड़कने से मना कर दिया हो। उनका इकलौता बेटा उस वक्त उनकी आंखों के बिल्कुल सामने था। माँ उन्हें बुलाता उनके तरफ बढ़ा तो वह रोते हुए अपना मुंह फेर गई। उस औलाद के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया था। कितनी प्रार्थनाएं, कितनी विनतियों के बाद भगवान ने उनकी झोली में उसे दी थी और फिर वही औलाद जिद्दी और गुस्से में उन्हें अकेला छोड़कर चला गया था। वह घुटनों के बल उनके पास बैठा था। उनका यूं मुंह फेरना राहुल को और ज़्यादा नीचा गिरा गया था। माँ उनके गोद में सर रख कर रो दिया। लाजवंती उसके आंसू देखकर तड़प उठी थी। माँ थी, उसे देखकर उसके घने बालों में हाथ फेरते उसे अपनी तरफ ध्यान दिलवाया था। वह सर उठाकर उन्हें देखा। वह बिल्कुल वही छोटा सा मासूम ईवान लगा था जो अक्सर बचपन में गलती करके उनकी गोद में छुप जाया करता था। ईवान ने माँ को सीने से लगाया तो वह कितने देर वे दोनों माँ बेटा एक दूसरे के गले लगे रोते रहे। दोनों ही अपने 4 साल का गम मिटा रहे थे। पापा को अचानक क्या हो गया माँ? पापा 1 हफ्ते से क्यों एडमिट है? यहाँ वह सवाल पर सवाल पूछते उन्हें दुखी कर रहा था। उनके जवाब पर तो ईमान के कदमों तले से जमीन खिसक गई थी। इधर अनुष्का को वह एयरपोर्ट पर छोड़ता खुद वहां से निकल आया था, जबकि उसकी शिकायती निगाहें अभी तक नहीं भुला पा रहा था। वापसी पर ड्राइव करते उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसका जिस्म का एक हिस्सा काट कर फेंक दिया गया हो। जोर से स्टीयरिंग पर मुक्का मार मार कर न जाने क्यों वह उसके लिए अब एक खतरनाक नशा सा बन गई थी। वह जिसकी आत्मा में वह अभी तक उतरा भी नहीं था और उतारने का फिलहाल उसके मन में कोई इरादा भी तो नहीं था। आज वह उसके दिल दिमाग पर और उसके खून में दौड़ रही थी। उसे वह अपने होश आवाज़ पर छाती महसूस हो रही थी और वह अपना मकसद भूल नहीं सकता था जो उसके देश के लिए उसने अपने दिल में बनाया था। वह कोई आम आदमी नहीं था, वह एक जासूस था। चुप करके अपने मकसद तक पहुंचना शुरू से उसका यही काम था। अब जिस काम में उसने हाथ डाला था वो कैसे छोड़ता? उसे एक लड़की को पकड़ना था जो लड़कियों की स्मगलिंग करती थी। वह अब अपनी टीम के साथ उस पर शिकंजा कस चुका था और बहुत जल्दी उस तक पहुंचने वाला था। ऐसे में वह आदमी कोई भी कमजोरी अपने पास नहीं रखना चाहता था जो उसके मकसद में रुकावट बने। अनुष्का उसकी कमजोरी बन चुकी थी और ये बात भी वो जान गया था।
वह एयरपोर्ट पर खड़ी थी। माइक में उसका नाम बुलाया जा रहा था, पर उसके कदम आगे बढ़ने से मना कर रही थी। राहुल जल्दीबाजी में एयरपोर्ट पर उसे छोड़कर जा चुका था। राहुल सोच रहा था वह फ्लाइट ले चुकी होगी, पर उसने बोर्डिंग पास ना की और उन्हीं कदमों से उल्टा वापस निकल आई। इसी शहर दिल्ली में उसकी बुआ का घर था। कैब कर वह उनके घर पहुंच गई। उसकी बुआ उसे मिलकर बहुत खुश हुई। एक ही शहर में रहते हुए वह कभी उनके घर नहीं आई थी और आज भी अचानक उनके घर जाकर उन्हें सरप्राइज दिया था। उन्होंने उसकी खूब आवभगत की थी, जबकि अनुष्का प्लानिंग बना चुकी थी कि जो उसे अचानक राहुल दिल्ली भेज रहा था उसके पीछे का मकसद वह जानना चाहती थी और शायद जान लेने के बाद वह बहुत रोती। इधर इवान घर लौट आया था। दिव्या कब से उसका वेट कर रही थी। उसे भी काफ़ी बेचैनी थी। 5 दिन बेचैन रहने के बाद बहुत मुश्किल से मोतिहारी से दरभंगा लौटा था। दिव्या कब से उसका वेट कर रही थी। वह इवान को गुड न्यूज़ देना चाहती थी, लेकिन आज इवान उसे तोड़ने वाला था। इवान, क्या हुआ? आप क्यों इतना अपसेट लग रहे हैं? आपके पापा ठीक है ना? दिव्या, उन्हें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेशन के लिए कहा है। वह दिल पर पत्थर रखकर बोलता चला गया। दिव्या को अपना दिल बंद होता हुआ महसूस हुआ। आपको वापस नहीं आना चाहिए था, वहीं रुक जाना चाहिए था। उन्हें आपकी ज़रूरत होगी। दिव्या ने भीगी आंखों से कहा। जानता हूँ दिव्या, और उन्होंने अपनी इच्छा भी जताई है। कैसी इच्छा? दिव्या का दिल उस पल बुरी तरह से धड़कने लगा। वह चाहते हैं कि मैं उनकी दोस्त की बेटी सिमरन से शादी कर लूँ। इवान की बात अनुष्का बिल्कुल सुन हो गई। मैंने मना करना चाहा, लेकिन नहीं कर सका। इवान का सर झुका था। वह सांस रोक गई थी। इवान, दिव्या को अपनी आवाज़ खाई से आती हुई महसूस हुई। प्लीज़ दिव्या, मुझे अपने पिता की इच्छा पूरी करने दो, सिर्फ शादी। बस अभी वो इतना ही बोल पाया था कि दिव्या ने उसका हाथ पीछे झटक दिए। उसे अपने शब्दों पर काबू पाना अब बड़ा मुश्किल लग रहा था। दिव्या, वह उसकी हालत देखता परेशान हुआ था। उसके तरफ हाथ बढ़ाया तो दिव्या ने बेदर्दी से झटक दिया। छूना नहीं मुझे, वह हाथ उठाकर मना कर गई। अपना सामान पैक करो और जाओ यहाँ से। दिव्या ने किस तरह दिल पर पत्थर रखा और कहा, ये सिर्फ वही जानती थी या फिर उसके भगवान? दिव्या, मेरी बात सुनो। मैं सुन चुकी हूँ जो सुनना था। भगवान ने कभी भी दूसरी शादी को महत्व नहीं दिया और न ही हिंदू धर्म में कोई शादी कर सकता है। मर्द को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान चाहे कुछ भी कहते रहें, मर्द को वही चाहिए जो उसका दिल करता है। और अब तो तुम्हारे पिता की भी इच्छा है, तो तुम पीछे नहीं हटने वाले। तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो? जाओ जल्दी यहाँ से। आज दूसरी कर रहे हो, कल तीसरी भी कर सकते हो, चौथी भी। दिव्या, ऐसा कुछ नहीं है, नाम मत लो मेरा। वह फिर से उसका हाथ बढ़ाता बेदर्दी से पीछे झटक गई, जो इवान को कांटों पर घसीट गया था। उससे पहले कि मेरी बर्दाश्त खत्म हो जाए, इवान, अपना सामान लेकर यहाँ से निकल जाओ। वह अपना मुंह फेर गई। तुम पागल हो गई हो, इवान गुस्से से चिल्लाया था। तो दिव्या ने अपनी मुट्ठियों को जोर से बंद कर ली। आप चाहते हैं कि दिव्या जिंदा रहे तो मेरे बाहर आने तक आप यहाँ से चले जाओ, वरना मेरी अर्थी उठने के बाद तुम यहाँ शादी कर लेना। गुस्से भरी शब्दों में बोलती अंदर रूम में जाते दरवाज़ा बंद कर गई। दिव्या, दिव्या, वह उसकी बात पर पागल हुआ था। वह ऐसे कैसे कर सकती थी? दिव्या, प्लीज़ यार, तुम तो मुझे समझने की कोशिश करो, ऐसे मत करो। वह गुस्से और दुखी अंदाज में बोला था, जबकि दरवाजे के पास वह जमीन पर बैठती रोती चली गई। बेकाबू हाथ उसके पेट पर जा लगा। अभी तो उसने इवान को ये खुशखबरी सुनाई ही नहीं थी और अब सुनाने का इरादा भी नहीं था। वह फूट फूट कर रोने लगी और फिर वही हुआ। इवान को आज पिता की चाहत खींच ले गई थी। वह सोती हुई अपनी बेटी को प्यार करता, उसके गाल पर किस करता, एक नज़र उस बंद दरवाजे को देखता, वहां से बैग उठाकर निकलता चला गया। लेकिन जाने से पहले पड़ोस में मौजूद अपने दोस्त धीरज को बताना नहीं भूला, जिसने उसका हर कदम पर साथ दिया था। दिव्या को वह अपना बहन समझता था। इस मामले में वह धीरज के अलावा किसी पर विश्वास नहीं कर सकता था। न जाने उसे वहाँ कितने दिन लग जाते, इसलिए धीरज को सारी बात बताता। वह अब वापस मोतिहारी का सफ़र बांध चुका था। इधर अनुष्का बहुत परेशान थी। अनुष्का दीदी, आपके हस्बैंड तो लगता है कोई चालू चीज़ है यार। जतिन ने कानों को हाथ लगाते कहा। क्या मतलब? वह हैरान हुई। वह शायद ऑर्केस्ट्रा के बहुत ही शौकीन हैं। 2 दिन से उन्हें उस ऑर्केस्ट्रा में देख रहा हूँ। बराबर किसी लड़की पर नज़र है उनकी। वह लड़की कौन है? अनुष्का के कान खड़े हुए थे। ये तो मशहूर ऑर्केस्ट्रा डांसर हैं। आजकल आपके हस्बैंड बड़े फिदा हैं उस पर। जतिन की बातें सुनती उसके कानों के लौ तक लाल पड़ गए थे। उसे यहाँ आए हुए अभी 1 हफ्ता ही हुआ था। उसने जतिन को अपने शरीफ पति के पीछे लगा दिया था, ताकि वो पता लगा सके वह काम क्या करता है, जो अब तक अनुष्का के लिए एक राज ही था।
जतिन ने उस एक हफ्ते में राहुल के बारे में जो भी जानकारी ली वो अब अनुष्का को बता रहा था। उसका रोज ही पीछा करता था और ये काम उसका बहुत फेवरेट था, क्योंकि उसे बचपन से ही जासूस बनने का बहुत शौक था और ये शौक उसका अनुष्का ने पूरा कर दिया और आज अनुष्का को उसके पति के कारनामे बता रहा था। मुझे उस ऑर्केस्ट्रा का एड्रेस चाहिए, अचानक अनुष्का ने रोते हुए जतिन की तरफ देखते कहा। आप क्या करेंगी जानकर वह थोड़ा सा घबराया। कुछ भी नहीं, बस पति को किसी और की बाहों में देखने का मजा लूंगी, अनुष्का ने दांत कपकपाते कहा। फिर एड्रेस की क्या ज़रूरत है, शाम को मैं आपके लिए उनकी वीडियो बनाकर लाऊंगा, आप अपनी आंखों से लाइव देख लेना। अनुष्का भी जिद पर आ गई थी और जतिन के मना करने के बावजूद वह जतिन को मना चुकी थी कि वह रात को उसके पति का लाइव शो दिखाएगा और वह अनुष्का को डिनर के बहाने घर से लाया था। एक होटल में रुके, उन्होंने काफ़ी रात तक अपने पति का इंतजार किया। जतिन उसे उस होटल तक लाया था जहां पर वो ऑर्केस्ट्रा हो रहा था। गाड़ी वहीं एक तरफ पार करते अब दोनों की नज़रें उस ऑर्केस्ट्रा डांसर पर टिकी हुई थी। अनुष्का ने बहुत ही खूबसूरत पिंक कलर का साड़ी विद सूट पहन रखा था, जिसमें उसका फिगर कमाल का ही लग रहा था। हल्के मेकअप के साथ उसकी चांदनी जैसी खूबसूरती कमाल की ही लग रही थी। उसने अपने साड़ी के पल्लू को बड़ी स्टाइल में लिया हुआ था। फिर उसके आज के इरादे बहुत खतरनाक थे। कुछ देर के बाद उनका इंतजार भी खत्म हुआ था। राहुल अपनी पूरी आन बान के साथ गाड़ी से उतरता, आंखों पर चश्मा लगाए अंदर की तरफ बढ़ा, जबकि उसके साथ एक और आदमी भी था। अनुष्का को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। उसका पति उसको चीट कर रहा था, उसे शादी करके किसी और की बाहों में लौट रहा था। अनुष्का की आंखों से आंसू बह निकले। अनुष्का दीदी, हमें अब वापस चलना चाहिए, जतिन उसकी कंडीशन देखता फिक्र से बोला। अनुष्का उसे एक नज़र देखती वह गाड़ी से उतरकर कहाँ जा रहा था, वो बुरी तरह से घबराई। पति का लाइव शो देखने में बिजी थी। प्लीज़ मत जाओ उनके सामने। राहुल जीजू को पता चला तो मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ, तो उन्होंने मुझे छोड़ना नहीं। जतिन को अपनी फिक्र सताने लगी। तुम जाओ यहाँ से, तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा। मैं अपने पति को आज देख कर ही रहूँगी, वह कैसे किसी औरत की बाहों में है। मैं यहाँ तक आकर अब ये पल मिस नहीं कर सकती। अपनी कहती वह मजबूत कदम उठाती होटल के अंदर बढ़ गई, जबकि जतन वहीं खड़ा सांस रोके उसे जाता देख रहा था। जतिन तो गया काम से। वह जैसे ही उस होटल के अंदर दाखिल हुई, हर तरफ रंग बिरंगी ड्रेस में तितलियां एक दूसरे के बाहों में बाहें डालकर झिलमिला रही थी। ये सोच आते ही राहुल भी यहाँ मौजूद है, वह इस बात पर हौसला बढ़ाती आगे बढ़ रही थी। सामने ही स्टेज पर किसी लड़की के साथ डांस स्टेप कर रहा था। उसके हाथ उस लड़की के कमर को छू रहे थे, जबकि आंखें उस लड़की पर जमी हुई थी। अनुष्का की आंखों से आंसू टूटकर गालों पर लुढ़क रहे थे। दिल ने जैसे धड़कने से मना कर दिया हो। उसे लगा सामने वह राहुल नहीं जो उसके साथ एक घर में रहता है, ये तो कोई और राहुल है जिसके चेहरे पर मुस्कान सजी हुई थी। आज पहली बार उसे यूं मुस्कुराता देख रही थी। उसकी मुस्कान में जादू था, पर अनुष्का को उसकी मुस्कान पहली बार में ही जहर लग रही थी, क्योंकि ये मुस्कान उसके लिए नहीं थी। अनुष्का ने गहरी सांस भरते, आंसू पोंछते, खुद भी रोते हुए मुस्कुरा दी। ये तो वक्त ने तय करना था। जो आदमी उसके हिस्से में आया था उसका नहीं था। कब अपनाओगे मुझे राहुल बाबू, मैं तड़प रही हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी बाहों में बिखरने के लिए। मोहिनी डांसर उसके गले में बाहों का हार बनती उसे अपने पास करने लगी कि राहुल के चेहरे पर फिर से मुस्कान ने छुआ। तभी एकदम उस लड़की को बाहों में भरते उसकी निगाह सामने उठी। नज़र पलटना ही भूल गई। उसको लगा जैसे उसकी सांस थम गई हो। अनुष्का की निगाहें बार बार उन्हीं दोनों पर थी। वह बैठे धीरे धीरे बातें कर रहे थे, इतना तो वह जान गई थी। अपनी शॉल उतारते पास एक चेयर पर बैठ गई। वो बेहद खूबसूरत फैंसी साड़ी में बैठी थी। पल्लू को भी उसने बड़ी स्टाइल में लिया हुआ था। कोई बहुत बड़ी अप्सरा लग रही थी। एक पल को कुछ लोग उसके तरफ भी निगाहें उठाए थे। राहुल के चेहरे पर भी घबराहट दिखाई दे रहा था, आंखों में गुस्सा था। मुठ्ठियां जोर से बंद करती वह अब स्टेज की तरफ बढ़ रही थी कि वेटर ने उसके तरफ एक गिलास का ड्रिंक बढ़ाया, जिसे उसने मुस्कुराते हुए थाम लिया। इतने देर में राहुल उस तक पहुंचा था। वह गिलास होठों से लगाते एक ही सांस में पी गई थी। अरे ये तो कड़वा था, क्या था? वह दिल ही दिल में उस ड्रिंक पर गुस्सा कर रही थी। वह गिलास को एक तरफ रखती फिर से सामने देखने लगी। एक आदमी बिना पलक झपकाए उसे देख रहा था। ब्यूटीफुल, सो नाइस, आ जाओ मेरे साथ डांस करोगी? अतुल, जिसने अनुष्का को देखते ही अपने दिमाग में गंदी प्लानिंग बना ली थी, उसी ने वेटर के हाथ से ड्रिंक का गिलास भेजा था। अब उसके तरफ वह खुद बढ़ रहा था। अनुष्का मुस्कुराते हुए हाथ आगे ले जाती, राहुल के तरफ इशारा करती, अपने कदम पीछे की तरफ ले जाती, सर ना में हिलाते हंसने लगी।
मुझे सिर्फ उसके साथ डांस करना है। फिर से राहुल के तरफ उंगली का इशारा करती सबको चौंका गई। चलो यहाँ से। वह डांसर का हाथ थामे स्टेज से नीचे उतरा। ये लड़की कौन है जो तुम्हारे साथ डांस करने का बोल रही है? मोहिनी डांसर को कुछ ठीक नहीं लगा तो राहुल ने उसको जवाब दिया, होगी कोई पागल, जानती नहीं हो? राहुल के लिए हर दूसरी लड़की पागल रहती है। वे अनुष्का के पास मोहिनी का हाथ थामे। वहाँ अनुष्का को सुना गया। अनुष्का के तो तन बदन में आग लग गई थी। पास से जाते वेटर को हाथ के इशारे से बुलाने लगी। नशे में अब पटरी ट्रेन से उतर रही थी। एक और ड्रिंक का गिलास उठाती अपने होठों को लगा गई। वह नहीं जानती थी कि वह क्या चीज़ है जो अपने मुंह को लगा रही थी। जान जाती तो मर ही जाती। राहुल का खून खौल रहा था। वह दूर से कहीं मयंक को लाइट्स ऑफ करने का इशारा किया। उसकी पत्नी अब अपना होश खो रही थी और राहुल उसे होश में ही रखना चाहता था। लाइट ऑफ होते ही हर तरफ खलबली मच गई थी। किसी ने अचानक अनुष्का के मुंह पर हाथ रख दिया। दूसरा हाथ उसके कमर पर डालते उसे जोर से पकड़ लिया। अनुष्का का सांस गले में ही अटक गया। अगले पल उसे वहां से बाहर निकाल आया था, जबकि मयंक ने मोहिनी का नस दबाते उसे बेहोश किया वहां से गायब हुआ था। राहुल ने अनुष्का की शॉल उसके ऊपर उड़ाते उसे अपने कंधे पर डाला और उसे अपनी गाड़ी में पटका। दूर से ही धीरज ये सब देखता जल्दी छुप गया। क्या कर रहे हो? मुझे मारना है? वह अपनी नशीली आंखों को बड़ी मुश्किल से खोलकर राहुल की तरफ मुड़ी, जो गुस्से से गाड़ी को पार्किंग एरिया से बाहर निकाल रहा था, जबकि साथ में पैसेंजर सीट पर बैठी अनुष्का अपने होश हवास खो रही थी। वह बहुत जल्दीबाजी में ड्राइव करते घर पहुंचा था और फिर उसे अपने कंधे पर डालते वह घर में कदम रखता सीधा कमरे में गया। छोड़ दो मुझे, चीटर, धोखेबाज। उसे बुरी तरह से कंधों पर मुक्का मार रही थी पर कुछ कर नहीं सकी। उसकी गर्दन पर दांत गड़ा दिए। राहुल एक पल को सुन्न हुआ। उसे अनुष्का से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। वह उसे पानी के नीचे ले जाकर बैठा गया और ठंडे पानी की बौछार ने पल भर में अनुष्का को भिगो कर रख दिया था। वह कांप कर राहुल के सीने से जा लगी थी, लेकिन राहुल ने उसे खुद से दूर झटका, उसको बाथरूम में लगे शीशे से चिपका दिया। वह भीगती चली जा रही थी। राहुल भी उसके साथ भीग रहा था। उसकी आंखों में एक कहर था, जैसे सामने खड़े जिस्म को भस्म कर डालेगा। अनुष्का को उसकी काली आंखों से बहुत डर महसूस हो रहा था। वह उसे दूर होना चाह रही थी, लेकिन राहुल की हल्की पकड़ को भी खुद से दूर ना कर सकी। उसका कांपता हुआ जिस्म महसूस करते राहुल ने उसे बहते फुवारे को बंद किया। होश आया तुम्हें या होश में लानी है? उसके चेहरे पर चिल्लाया तो अनुष्का ने उसे दोनों हथेलियों से पीछे धकेलते हटाना चाहा, जबकि आंखें बुरी तरह से भर आई। क्यों आई हो तुम यहाँ? बोलो। गुस्से की आग में वह भी तप रहा था। गुस्सा ही इतना ज्यादा था कि वह चाहकर भी खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, जवाब दो। क्यों आई थी वहाँ? अपने खूबसूरती को और अपने जिस्म को इतना सबको दिखा रही थी। वह उसके पास आते गुस्से से गला फाड़कर चिल्लाया था, जबकि अनुष्का की आंखें खतरनाक हद से भी ज्यादा डर में हुआ था। इससे पहले कि वह और ज्यादा कुछ बोलता, अनुष्का का हाथ उठा और उसने रखकर एक थप्पड़ पूरी जान से राहुल के गाल पर दे मारा। उसके हाथ कांपने लगे थे। कांप तो वह खुद भी रही थी, गुस्से से, तकलीफ से। आपकी वजह से किया था, आपने ही मुझे मजबूर किया वहां आने पर। वह अपने कान से डायमंड के टॉप्स निकालती पूरी जान से चिल्लाई थी। राहुल उसे पहली बार यूं देख रहा था। आप मुझसे बेवफाई कर रहे हैं। आपके पास दूसरी औरतों के लिए टाइम है, मेरे लिए नहीं, वह चिल्लाई थी। इन 5 महीनों में 30 घंटे भी मुझे आपने नहीं दिया। राहुल वह उसके कॉलर को दबाती चिल्लाई। कैसे कैसे वो बेशरम लड़की के साथ डांस कर रहे थे आप? उसके कमर पर हाथ रखा, उसको मुस्कुरा कर देख रहे थे। पत्नी से कभी यूं बात तक ना की। आज तो जैसे वह सारे हिसाब किताब लेकर बैठी थी। मैं अपने शरीर को लोगों को दिखाऊं, उससे तुम्हें क्या मतलब? इन शब्दों से राहुल को अंदर तक जलाकर रख दिया था। हाँ, सही कहा, मैं लोगों को अपना शरीर दिखा रही थी। अब वो अपने बाल नोचने लगी, जैसे अब सब्र की आखिरी जंजीर भी टूट गई थी। खुशी होती है मुझे जब अनजान लोग मुझे अनुष्का और ज्यादा कुछ बोलती रोती आपे से बाहर होने लगी। जब राहुल जोर से चिल्लाया था वह एकदम चुप सी हो गई थी। हाथ पैर सुन पड़ गए। बहुत शौक है ना अनजान लोगों को खुद को दिखाने का। वो बुरी तरह से गुस्से में आया था। उसका हाथ जोर से थामे बाहर ले जाते बिस्तर पर पटक चुका था। पहले अपनी मर्दानगी तो दिखा दो, फिर अनजान मर्दों के सामने अपने आप को दिखाना। राहुल बहुत गुस्से से चिल्लाया। उस पर झुकता, उसके सर के पीछे हाथ रखता, गुस्से की निगाहों से उसे देखता चिल्लाया था, मेरे तुम्हारे पास ना आने पर तुम यूं परेशान होकर दूसरे अनजान लोगों के पास जाओगी? अभी आप भी वहीं थे ना, अनजान औरतों की बाहों में।
उसने तो आपको छुआ भी था। मुझे किसी अनजान आदमी ने अभी तक छुआ भी नहीं। तुम्हारे जिस्म के किसी एक हिस्से को कोई अनजान आदमी छुए तो मैं उसे भी जान से मार देता, तुम्हारे जिस्म का वह टुकड़ा भी अलग कर देता। वह गुस्से से अब चिल्लाया था कि उस पर अनुष्का को अपनी गलती का एहसास हुआ था कि उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए था। राहुल की अपनी ज़िंदगी है, उसे अपनी मर्जी से जीने का अधिकार है और उस पर यह ज़बरदस्ती थोपी गई थी। बजाय उससे दूर होती वह उसे उस्का रही थी। राहुल छोड़िए, मुझे क्या कर रहे हैं आप? वह गुस्से से उसे घसीटते हुए स्टोर रूम में ले जाते बंद कर गया। राहुल प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। उसे अंधेरे से डर लगता था, लेकिन राहुल जानता था अगर दरवाज़ा खोलकर उसे सामने लेकर आया वह अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अनुष्का के साथ कुछ गलत ना कर बैठे, इसलिए उसे स्टोर रूम में बंद कर दिया। उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी तो वह चौंका। मयंक की कॉल थी। उसने उससे पूछा, मोहिनी कहाँ है? वह पहला सवाल यही पूछ रहा था। अपार्टमेंट में दूसरी तरफ से जवाब आया, उसे बेहोश ही रखना है, होश में न आए। राहुल का अभी भी गुस्से से बुरा हाल था। राहुल, वह लड़की जुबान को लगाम दो। मयंक, वो मेरी पत्नी है, उसका कोई नाम भी ले तो मैं जुबान खींच लेता हूँ। वह इतने गुस्से से चिल्लाया था कि मयंक जल्दी फ़ोन काट गया। उसकी अड़ियल हालत को कौन नहीं जानता था। उसके डिपार्टमेंट का हर बंदा ही उसे जानता था। इधर ईवान बहुत बुरा फंसा था। यार, अचानक ही शादी कर रहा है, ये सब ठीक है क्या? दिव्या भाभी, मानो प्लीज़, इस वक्त मुझे सिर्फ अपने पिता की फिक्र है। उनकी बहुत जल्दीबाजी में सर्जरी हुई है जिस पर उन्होंने इसलिए हाँ भरी है कि मैं सिमरन से शादी कर लूँ। मुझे मेरे पिताजी जिंदा और सही चाहिए। यार, 4 सालों से बराबर उन्हें दुख मिल रहा है मेरे यहाँ ना रहने पर। उनसे दूर होकर आज एक बेटा होने का कर्तव्य निभाना चाहता हूँ। ईवान का दिल अपनी बेवफाई पर रो रहा था, लेकिन पिता का चेहरा उसे भुलाए नहीं भूल रहा था। मानव ने बुरी तरह से अपने होंठ भींचे। वह अपने पिता की बात मानकर पत्नी और अपनी प्यारी सी बच्ची को धोखा दे रहा था। अभी वो शादी का इंतजाम करता हॉस्पिटल के कॉरिडोर से जा रहा था कि अचानक किसी नौजवान लड़की ने उसे कलाई से थामे अपनी तरफ खींचा। मानव हैरान होता रह गया और कोई नहीं, वह सिमरन ही थी जिसकी आंखें आंसुओं से तर थी। मानव ने नासमझी से उसे देखा। क्या आप शादीशुदा हैं? उसके सवाल पर मानव की आंखें हैरानी से फैल गई। एक्सक्यूज मी, प्लीज़ बताओ ना मुझे, क्या आप शादीशुदा हैं? वह अपने सवाल पर जोर देती बोली थी। नहीं, वह उलझा। प्लीज़ आप मुझे शादी कर लो। उसकी अगली बात सुनते मानव तो बिल्कुल हैरान हुआ था। तुम ये क्या कह रही हो? प्लीज़ मना मत करो। वह हाथ जोड़ गई। मैं एक शादीशुदा इंसान से शादी करके उसका घर बर्बाद नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ ईवान अपनी पत्नी और बच्ची से बेहद मोहब्बत करते हैं। अंकल जी की ज़िद की वजह से वो मजबूर होकर ये शादी कर रहे हैं और मुझे बोलने का मौका भी नहीं दिया जा रहा। मैं इतना बड़ा पाप कैसे कर सकती हूँ? एक घर बर्बाद करके मैं सारी ज़िंदगी पछताऊँगी। प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए, आप मुझसे शादी कर लो। मैं कभी आपसे कोई अधिकार नहीं मांगूंगी, पक्का वादा करती हूँ। वह मासूम मानव को अपने दिल की सारी बात सुना गई, उसे सोचने पर मजबूर कर गई। ईवान नहीं मानेगा और ऐसी बात करके मैं अपना दोस्त खोना नहीं चाहता। क्या आपको इस बात का दुख नहीं है कि आपका दोस्त अपना घर बर्बाद कर रहा है? इस शादी से कोई भी खुश नहीं रह पाएगा। प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए। वह उसका दोनों हाथ थाम गई। मानव का दिल जोरों से धड़का था और फिर मानव ने ईवान से अपने और सिमरन की शादी की बात की। सिमरन ने भी मानव से शादी करने की हामी भर ली और यूं उन दोनों की शादी हो गई। जबकि विकास वर्मा को यही शो करवाया गया था कि सिमरन की शादी ईवान से हुई है ताकि वो ऑपरेशन जल्दी से करवा लें। उसके बाद जब वो ठीक हो जाते तब सारी हकीकत उन्हें बता दिया जाता। पर उस शादी से लाजवंती देवी बिल्कुल अनजान थी। 2 दिन के बाद उनका ऑपरेशन हुआ था। तब तक वह उन्हीं के पास अस्पताल में रुका हुआ था। वह यहाँ मौजूद था, लेकिन धीरज से उसकी बराबर दिव्या के बारे में बातचीत हो रही थी। उसके हिसाब से वह वैसे ही अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रही थी जैसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हो। इधर मोहिनी को जैसे ही होश आया, उसके सामने ही राहुल मौजूद था। राहुल मोहिनी डांसर भागती हुई उसके गले से जा लगी। एक ठंडी आह भरी थी। उसके पूरे जिस्म में करंट सा दौड़ गया था। मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर चले गए हो। राहुल ने अपनी आंखों पर हमेशा की तरह मास्क पहना हुआ था। मोहिनी ने हाथ बढ़ाकर उस मास्क को हटाना चाहा, लेकिन राहुल ने उसके हाथ वहीं रोक दिए। इतनी भी क्या जल्दी है? पहले कुछ सवालों के जवाब दो। वह खुद से उसको दूर करता कहा, कैसे सवाल? मोहिनी उलझी। मुझे उन लड़कियों का पता चाहिए। वह एक छोटी सी एल्बम उसके सामने फेंकता बोला। मोहिनी ने वह एल्बम उठाकर देखना शुरू किया तो उसके रोंगटे खड़े हुए।
वह ये सब जानकर अपने दिमाग को जागता हुआ महसूस करती बुरी तरह से कांपने लगी। कौन हो तुम? उसके सवाल में उसे जानने की कोशिश कर रही थी। सामने राहुल की छाती पर सर को टिका दिया। गुड क्वेश्चन, लेकिन अब इस सवाल का मतलब ख़त्म हो गया है, इसलिए जो पूछा उसका साफ साफ जवाब दो। ये लड़कियां कहाँ हैं? राहुल गुस्से से खड़ा हुआ। मोहिनी की जान निकल गई। वह कदम कदम पीछे हटती जा रही थी, लेकिन राहुल से बच नहीं सकी थी। कहाँ है ये सब? फिलहाल इन सबको भेज दिया गया है। मोहिनी के मुंह से निकलते शब्द पर राहुल का जी चाहा वहीं जमीन पर उसे गाड़ दे। फिर अब तुम भी बिकने को तैयार हो जाओ। यही जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। जब तक सांस लोगी हर सांस में मौत मांगोगी। प्लीज़ राहुल, ऐसा मत करना। उन लड़कियों का सौदा हुआ है, लेकिन अभी उन्हें डिलीवर नहीं किया गया। वह जल्दी बोली थी। राहुल ने एक नज़र मयंक को देखा, फिर वो मोहिनी के जरिए उन लड़कियों तक पहुंचते उन्हें वहां से रिहा करवा चुके थे। ये सब बहुत ही राजदारी से किया गया था। मोहिनी को भी अंडरग्राउंड कर दिया गया था। मोहिनी ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया था और बहुत से माफिया लोग इसमें पड़े हुए थे। उसकी जान को भी खतरा हो सकता था, इसलिए उसे नज़रबंद कर दिया गया था। तुमने जैसा कहा मैंने वैसा कर दिया है। क्या अब तुम मुझे अपना नहीं सकते? मोहिनी दुख से बोली। जबकि जेल के बाहर उस पार खड़ा आदमी तो सदियों से ये फैसला पहले ही कर चुका था। मेरी ज़िंदगी का मतलब सिर्फ मेरी पत्नी है, उसके अलावा मैं किसी का नहीं हो सकता। इसलिए अपने दिमाग से ये फालतू सोच निकाल दो। वैसे साफ शब्दों में समझा दूँ, वार्निंग कर चुका था। मोहिनी के पास अब सिर्फ आंसू बचे थे। इधर राहुल घर आया तो आज उसका इंतजार करती दिखाई न दी। वह अपने कपड़े उतारकर एक तरफ रखता उसे ढूंढने लगा। वह कमरे में नहीं थी। राहुल परेशान हुआ। अनुष्का वह उसे बुलाने लगा था, जो कहीं उसे दिखाई नहीं दे रही थी। वह काफ़ी दिनों के बाद आया था, लेकिन घर को लॉक कर गया था। वह कहीं नहीं जा सकती थी। चौकीदार जो 24 घंटे मेन गेट पर रहा करता था, अनुष्का फिर कहाँ जा सकती है? वह उसे बुलाता गार्डन की तरफ जाने लगा कि उसे किचन से कुछ आवाज़ आने लगी तो वह उस तरफ चल पड़ा। ये चेयर पर खड़ी अलमारी से कुछ निकाल रही थी या रख रही थी, राहुल अंदाजा नहीं लगा सका था। जबकि उसके रेशमी चमकते काले बाल हवा में बिखरे थे और उस सिफोन की साड़ी में वो कमाल ही लग रही थी। ऊपर से उसका डीप गले का ब्लाउज उस पर कयामत ढा रही थी। उसकी आधी कमर, उसके चेस्ट का बनावट आज राहुल को दिखाई दे रही थी, जो बहुत ही आग लगाने वाली थी। राहुल हमेशा से अपने दिल की धड़कनों में हलचल मचती महसूस करता था। अभी वह उसे एक टक देखे ही जा रहा था कि अचानक अनुष्का का पांव फिसला। वह चेयर से गिरने लगी कि राहुल ने जल्दी उसे अपने बाहों में भरा था। वह जो आंखें नीचे गिरने का सोच रही थी, खुद को हवा में महसूस करती अपना सांस रोके आंखें खोलती राहुल का चेहरा देखते हुए बिल्कुल सुन्न हो गई। उसके इतने करीब जाते वह पीछे हटने लगी कि राहुल एकदम से उसके कमर के आसपास बाहें जमाकर वह सीधा उसके सीने से जा लगी थी। दूर क्यों जा रही हो? उसके शब्दों में आग की लपेट महसूस हो रही थी। काम है थोड़ा, वही कर रही थी। पलके झुकाए धीरे से बोली, नाराज हो मुझसे? वह शिकायती नज़रों से बोला। वापस अपनी तरफ मोड़ लिया। मुझे अधिकार है ऐसा कोई? वह उल्टा उसी से सवाल करने लगी। सारे अधिकार आपके हैं अनुष्का। वह उसके गर्दन पर मुंह छुपाते बोला। उसके होठों का नरम दबाव महसूस करते वह एकदम कांपने लग गई थी। आज पहली बार इस तरह उसके पास आया था, लेकिन अनुष्का का कांपना और उसके करीब आना उसे अजीब सा महसूस करवा रहा था। क्यों नहीं जानती? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसको हिचकियां भरते देख उसका मुंह अपनी तरफ मोड़ गया। ये आंसू क्यों? मैं इतना बुरा लगता हूँ आपको? राहुल दुख से बोला। वह ना में सिर हिला गई। फिर क्या हुआ? मेरा छूना बुरा लग रहा है? वह उसको छू रहा था तो वो फिर से अपना मुंह फेर गई। मुझे काम है, किचन बिखरा हुआ है, वह तेजी से कहती एक अलमारी खोलकर खड़ी हो गई। वह भूली नहीं थी जो राहुल ने उसे स्टोर रूम में बंद किया था। वह न जाने कितने घंटे वहाँ बंद थी। उसके बाद उसे वहाँ से निकाला था। उसे नहीं पता था क्यों वो बेहोश हो गई थी। उसके बाद से ये आज आ रहा था, बिना किसी बात की, बिना कुछ माफ़ी मांगे, बिना कुछ बताए सीधा अपना अधिकार जता रहा था। अनुष्का उसने बुलाया, लेकिन वे नज़रअंदाज कर गई। इस बार राहुल अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया था। वह आगे बढ़कर उसे अपने बाहों में उठाता बेडरूम में लाया। नाराज़ हो रही हो? तुम मेरे पास रहो, मैं सारे नखरे उठा लूँगा, लेकिन मैं तुम्हारी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। उसके ऊपर झुकता अपनी गर्म सांसों की गर्माहट से उसे झुलसाने लगा। मेरा दिल वह थूक निगलती उसे देखने लगी। आप जो खुद पिछले 5 महीनों से मुझे तड़पा रहे हैं, उसका क्या? वह बड़ी गुस्से की हालत में बोली थी। उसके माथे से अपना माथा जोड़ती हुई बोली, आप गुंडागर्दी करते हैं ना? किसने कहा?
वह जो शिफॉन की साड़ी उसने पहनी थी, अब राहुल उसे गोल गोल घुमाकर उतार रहा था, उसे अजीब सी उलझन में डाल गया था। मुझे सब पता है, आप उस दिन उस होटल में जाकर ठहरे थे और उस लड़की को अपनी बाहों में ली थे। यार, वो मिशन का एक हिस्सा था। आखिरकार उसने बता ही दिया था। उस वक्त उसके अंदर अपनी पत्नी की चाहत हो चुकी थी। वह अब उसे एक पल दूर नहीं रह सकता था। मिशन पूरा होने तक वह उससे दूर रहना चाहता था ताकि वह अपने मिशन को पूरा कर सके। उसके तरफ आया, जबकि उसने फिलहाल शादी से भी मना कर दिया था। वह मिशन पूरा करके छुट्टी लेकर फिर शादी करेगा, लेकिन विकास वर्मा की इच्छा पर वह उनकी बेटी को ब्याह का साथ लाया था, पर उसे उसका अधिकार अब तक ना दे पाया था। कौन सा मिशन? वह एकदम उठकर बैठी थी तो राहुल ने बेड से टेक लगाते उसे अपनी गोद में बिठाते इशारा किया। अनुष्का ने उसे घूरा था तो राहुल ने उसे खींचकर अपनी गोद में बिठाते उसके बाल कानों के पीछे करने लगा। उसके कान के पास झुककर बोला, आपके पति पर आपकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। उसकी बात सुनते अनुष्का का सारा खून चेहरे पर सिमट आया था। आप सच में अपने देश के लिए जासूसी करते हैं? आप एक जासूस ऑफिसर हैं, ये राज अपने सीने में दफन कर लो। वह उसे अपने पास करता अपने ऊपर गिराया तो वो बुरी तरह से सहम गई थी। क्या हुआ? मुझे मेरा अधिकार दोगी? वह उसके गाल पर अपनी दाढ़ी को गाड़ता बड़ी भोली शब्दों में बोला, वो मुझे थोड़ा बाथरूम जाना है। क्यों? वो माथे पर बल डालकर बोला, वह सारा दिन किचन में काम करती रही तो इसलिए। वह शर्मिंदगी सी होकर बोली थी तो राहुल के चेहरे पर मुस्कान ने छुआ। चलो जाओ, फिर एक साथ नहा कर आते हैं। मैं भी बाहर बहुत काम करके थक कर आया हूँ। वह बहुत ही शरारती अंदाज में बोला, नहीं, एक साथ नहीं। मैं कैसे एक साथ नहाऊंगी? वो बड़ी मासूम होकर घबरा कर बोली। तो राहुल का ठहाका गूंजा, हस्बैंड वाइफ यार, ऐसा कुछ करने से क्या होगा? पागल लड़की। वह लाइट ऑफ करता उस पर हावी हुआ था, उसे गोद में उठाता अब बाथरूम में लाया था। वह थोड़ी घबरा रही थी। पहले उसे शावर में लाकर उसे पूरे कपड़े खोलकर उसे अपने हाथों से नहला रहा था। उसके पूरे जिस्म पर अपने हाथों से साबुन लगाता वो बेकाबू हुआ था और उसके दोनों ब्यूटी बॉल को बारी बारी अपने मुंह में लेता। वह एक राउंड बाथरूम में ही ले चुके थे। अनुष्का बुरी तरह से चीखी थी, बस पहला राउंड है, थोड़ा दर्द सह लो अनुष्का। अनुष्का भी इस प्यार के लिए बहुत दिनों से तड़प रही थी। वह भी उसे बाथरूम में अपने आप को सौंप चुकी थी और उसके प्यार से वह भरपूर आनंद उठा रही थी। दूसरा राउंड वे लोग बिस्तर पर लेना चाहते थे। उसे गोद में बिना कपड़ों के उठाता बिस्तर पर ला चुका था और टॉवल से उसके पूरे जिस्म को पोंछता और वह अब अपने आप को भी सुखा रहा था। और फिर वे दोनों बिस्तर पर दूसरा फिर तीसरा, न जाने वो पूरी रात कितनी राउंड ले चुके थे। एक दूसरे के मोहब्बत के समंदर में वो गोते पर गोते लगाते जा रहे थे। अनुष्का धीरे धीरे अपनी गहरी सांस भर रही थी। उसके आसपास हाथों को खुद पर पकड़ महसूस करते वह बहुत ज़्यादा दीवानी हुई थी। अनुष्का ने उसे अपने दिल और जान से उसको अपने आप को सौंप दिया और फिर सुबह हुई। वह अपने आप को अब पूरा महसूस कर रही थी। इधर विकास वर्मा का ऑपरेशन हो चुका था, लेकिन कुछ दिन उन्हें अस्पताल में ही रहना था। उन पलों में इवान एक पल को माँ बाप से दूर न हुआ तो मानो भी हर पल उसके साथ रहा। हर पल उसने उसकी मदद की, उसको एहसास दिलाया कि वह उसका दोस्त न सिर्फ उसके साथ है बल्कि हर दुख सुख में भी उसके साथ है। ऑपरेशन के 5 दिनों के बाद माँ के ज़बरदस्ती करने पर वे लोग पटना जा रहे थे, दिव्या और अपनी बेटी परी को लिए। इतने दिन उसकी दिव्या से बात नहीं हो सकी थी। अब न जाने वह उससे बात करेगी या नहीं। अभी वो मानो से अपने वहाँ मौजूदगी का विश्वास दिलाते वे पटना के लिए निकल पड़े थे तो वे दिल बड़ा करते पिता को मानव के सर पर सौंपता अपनी पत्नी और बच्ची के पास जा रहा था। करीब 3 महीने के बाद वह वापस घर लौटा था। दरवाज़ा को खटखटाया तो वह खुला हुआ मिला। इवान के माथे पर बल पड़े। ये कैसी लापरवाही है कि दरवाज़ा लॉक नहीं। वह अंदर आते आसपास निगाह दौड़ाते आगे बढ़ा। कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। तभी उसे ड्राइंग रूम से बातों की आवाज़ सुनाई दी और फिर वह बातें ठहाकों में बदलने लगी। इवान के माथे पर बल पड़े। उसके कदम अंदर बढ़े तो चौखट पर ही रुक गए। वह अंदर बैठी हस्तियों को देखकर अपने होंठ बंद कर गया। ये वही सब लोग थे जिन्होंने 5 साल पहले अपनी बेटी के लव मैरिज करने की वजह से अपनी बेटी से पूरी ज़िंदगी के लिए नाता तोड़ लिया था और आज मेरे ससुराल वाले यहाँ आए हुए थे। दिव्या के पिता को मरे हुए कई साल हो गए थे। माँ बहुत पुराने ख्यालों की औरत थी। वह लव मैरिज में विश्वास नहीं करती थी। 4 साल तक पलटकर नहीं देखा और आज अचानक वह यहाँ। वह अभी तक हैरानी में पड़ा था। इवान बेटा यहाँ आओ।
तुम्हारी कमी बहुत महसूस हो रही थी। वह शायद परी के लिए केक लेकर वहाँ पहुँचे थे और पार्टी का माहौल था। कमरा भी पूरा डेकोरेट हुआ पड़ा था। तभी दिमाग पर जोर डालते हुए उसे याद आया कि आज परी की 5वीं सालगिरह थी, क्योंकि परी बिना शादी के ही पैदा हो गई थी। उसके बाद उन लोगों ने शादी की थी और वह भूल गया था। अपने पिता के चक्कर में परी भागकर पापा के गले से लगी, जबकि वह दूर खड़ी दिव्या अभी तक उसे यूं ही देखे जा रही थी जैसे कोई अनजान हो। कैसा है मेरा बच्चा? उसे अपने सीने में दबाता उसके गाल पर प्यार करते बोला, आपको मिस किया मैंने पापा। देखो, आज पहली बार हमारे घर मौसी और नानी आए हैं। वे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। परी के बर्थडे पर आपके बिना मज़ा नहीं आ रहा था, अब मज़ा आ जाएगा। मेरे पापा कितने हैंडसम है ना। परी की बातों पर सभी मुस्कुरा पड़े थे। वह सबका पैर छूते, सबसे मिलते। वह थोड़ा थका हुआ था, फ्रेश होना चाहता था। एक्सक्यूज मी, वह अपनी बेटी को अपने साथ लगाए उसके गाल पर किस करते रूम की तरफ बढ़ गया तो दिव्या की माँ ने दिव्या को इशारा किया कि वे जाकर देखे। दिव्या ने अपने होंठ भींचे, बर्तन वहीं रखे और अपनी कजन को कुछ समझाया। कमरे में आई तो एकदम अपने पीछे दरवाज़ा लॉक होने की आवाज़ सुनाई दी। वह मुड़ी के इवान उसके बिल्कुल 1 इंच की दूरी पर खड़ा उसे ही देख रहा था। आंखों में ढेरों शिकायत थी। तुमने ये तो बहुत अच्छा किया, तुम्हारा पति इवान चला गया, तुमने अपनों को इकट्ठा कर लिया, आप अपने पिता के पास जा सकते हैं, तो क्या मैं अपनी माँ के पास नहीं जा सकती? मुझे अकेला छोड़ गए थे, तुम्हें शर्म नहीं आई? और अब क्या करने आए हो? तुम्हारी पत्नी भी तो होगी ना, क्योंकि तुम्हें तो अपने पिता की इच्छा पूरी करनी थी, लेकिन मुझे तो अपनों की ज़रूरत थी, इसलिए बुलाया। इस बार दिव्या ने गुस्से में उस पर तीर चलाया। मेरी एक ही पत्नी है और वो हो तुम। दिव्या को एकदम से दीवार के साथ चिपका गया। मुझे भी सब मालूम है, तुम्हारे दोस्त ने मुझे बता दिया है। तुमने शादी नहीं की है, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे भूल जाओगे? लेकिन मैं तुम्हें पल पल याद कर रही थी, हर 1 मिनट की तुम्हारी खबर ले रही थी। मैं अपने ईवान को कैसे खोने देती? और मैंने सिमरन से भी बात की थी और मानव से सिमरन को मिलवाया था। सिमरन ने भी मेरी बात को मान ली थी और उसे मानव पसंद आया था। उसके बाद मैंने मानव से मिलने के लिए सिमरन को अस्पताल में भेजा था। सिमरन को मानव बहुत पसंद आया था। सिमरन ने सामने से आकर मानव को अपना जीवन साथी बनाने के लिए प्रपोज किया था। ईवान, तुम्हें क्या लगा तुम ही खिलाड़ी हो? मैं तुम्हारी पल पल की खबर रख रही थी। ईवान तो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया। दिव्या की बातों ने उसे हिलाकर रख दिया था। ईवान उस दिन जान गया था कि दिव्या मेरे लिए कुछ भी कर सकती थी, पर वो मुझे कभी खोना नहीं चाहती थी। दिव्या की बातें सुनता उसे गोद में उठाकर बिस्तर पर पटक चुका था। उसने जल्दी से अपने पेट पर हाथ रखा। उसने कहा कि थोड़ी सावधानी से करिए, क्योंकि आप दूसरी बार पिता बनने वाले हैं। ये सुनते ही ईवान खुशी से झूम उठा था और उसके पेटीकोट का नाड़ा खोलते अपना सर उसके पेट पर रखा और उस छोटे से बच्चे से बात करने लगा और दिव्या को कहा, आज तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया। दिव्या भी उसके लिए 3 महीनों से तड़प रही थी। ईवान का हाथ अपने पेट पर महसूस करती खुद ही बेकाबू हो गई थी। ईवान को चूमने लगी थी। ईवान भी 3 महीनों से तड़पा हुआ था। दोनों मिलकर गहरी सांसें भरने लगे। एक दूसरे को बिना दूर किए एक राउंड ले चुके थे। दिव्या सिसकियां भर रही थी। तभी परी ने दरवाज़ा खटखटाया तो वे लोग होश में आए थे और अपने आप को संभालते अपने अपने कपड़े पहनते बाहर निकले थे। दिव्या के जलते दिल पर बर्फ का गोला पड़ा था। इधर विकास वर्मा के घर पर सब इकट्ठे हुए थे। उसका राहुल भी पहुंचने वाले थे। विकास वर्मा को घर आए आज 1 महीना हो गया था और बड़ी सादगी से सिमरन की विदाई की गई थी, क्योंकि मानव को वो अब अपने पास चाहिए थी। सभी बहुत खुशी से उस फंक्शन में शामिल हुए थे। विकास वर्मा अपनी पोती से मिलकर जी उठे थे। अब उनकी जुबान पर बस परी ही परी का नाम था। सभी का प्यार पाकर दिव्या ने भगवान का धन्यवाद किया था। अगर वे वहाँ घर पहुँचकर सबसे मिलजुल कर माफ़ी न मांगती तो सब कुछ बिखर जाता। थोड़ा सा झुक जाने से अगर रिश्ते बच जाएं तो झुक जाना अच्छा होता है। राहुल गेट के इंटर होते अनुष्का का हाथ थाम रखा था, जो कभी नहीं छोड़ना चाहता था। उसकी यही अदा अनुष्का को बहुत पसंद आई थी। अनुष्का को देखकर सब उससे मिलने के लिए दौड़े। उसका खिलता हुआ रूप रंग देखते सभी खुश थे। यार, मेरी पत्नी को मेरे हवाले करो, अब बहुत हो गया। पूरे 2 महीने इंतजार करवाया तुम लोगों ने, अब तो तुम सारे इकट्ठे हो गए हो। आपस में बैठकर बातें करो और हम दोनों को फ्री करो। यार, हमारे भी तो अपने जज्बात हैं। तुम तो अपनी पत्नी के साथ हो,
मुझे सिमरन की बहुत चाहत हो रही है और सिमरन से भी पूछ लो, वे भी मेरे साथ जाने के लिए तैयार है। जब पति और पत्नी राजी हैं तो फिर आप लोग क्यों इतनी देर कर रहे हैं? तुम सब इकट्ठे हो गए हो, इसी खुशी में मेरी पत्नी को मेरे साथ भेज दो तो आप लोगों की बहुत कृपा होगी। मानव के इतना कहने पर सभी के चेहरे को मुस्कान ने छुआ था, जबकि घूंघट निकाले बैठी सिमरन के चेहरे को धीमी मुस्कान ने छुआ था। भगवान ने उन सबको एक साथ मिला दिया था। समय रहते सबने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया था। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो आगे की और आने वाली सारी दिलचस्प रोमांटिक कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।